हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के जो सामाजिक विज्ञान है चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और हर एक चीज़ को मैंने बहुत आसानी के साथ रखा है, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, हमारे आसपास का जीवन। ये क्या है? आप देखते होंगे हमारे जो हम जहाँ रहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं रहते, हमारे आसपास बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाती है? जैव विविधता का निर्माण करती है। और हमारे परिवेश के लिए, हमारे जीवन के लिए ये विविधता का होना अनिवार्य है, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरे से लिंक करती है, हर एक चीज़ दूसरे पर निर्भर करती है। तो जैव विविधता क्या है? आपके मन में आ रहा होगा क्या है जैव विविधता। इस चित्र को थोड़ा देख लीजिए। जीव जैव विविधता क्या होती है प्यारे बच्चों? यह पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग तरह के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा परिवार है। सोचो, हम सब छोटे छोटे जीवाणुओं से लेकर विशालकाय हाथियों और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों का साथ एक ही ग्रह पर रहते हैं, है ना। आप देखते हो हम मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे कई सारे जीव हैं। इन सभी से मिलकर क्या बनता है? हमारा पूरा जैव मंडल बनता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े हाथी रहते हैं, व्हेल रहते हैं, सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, तमाम तरीके के जीव रहते हैं। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? विविधता का निर्माण करते हैं। और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये जो जैव विविधता आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है? क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए? तो हम इंसान और दूसरे जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक वैसे एक बड़ा परिवार है। ठीक है, हम एक चीज़ दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हम खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जीव जंतु पर निर्भर करते हैं, है ना। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है ना। जो जीव जंतु भी, वो भी किसी कीड़े मकोड़े पर निर्भर करते हैं, वो भी घास फूस पर निर्भर करते हैं। तो हर चीज़ किसी ना किसी पर निर्भर है। अगर एक चीज़ हटा दी जाए या एक चीज़ समाप्त कर दी जाए, तो जो पूरा विविधता का ये जो हमारा एक चक्र बना हुआ है, वो पूरा प्रभावित हो जाएगा। ये आप जानते हैं ना। हम हवा, पानी और मिट्टी जैसे जरूरी साधनों के लिए इन जीवों पर निर्भर रहते हैं। जंगल और जीव जंतु इन साधनों को फिर से बनाने में हमारी मदद करते हैं। जंगल खुद में एक अनोखा चीज है। जंगल में आपको हर चीज मिलेगी। जब जंगल जाओगे आपको पेड़ पौधे, ठीक है, लकड़ी, उसके बाद जीव जंतु, उसके बाद जड़ी बूटी, तमाम तरीके की चीज़ें मिलेगी, पानी, हर चीज़ मिल जाती है जंगल में। जैव विविधता बनाए रखने के लिए हमारा पर्यावरण ठीक रहता है और हमें जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें मिलती रहती हैं। अगर हमारा जैव पर जो वातावरण है वो सही रहेगा, तो हमें हर चीज़ पर्याप्त रूप में मिलती रहेगी, किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये क्या होता है? जीवन का जादुई नेटवर्क कहते हैं इसको। ये क्या होता है इकोसिस्टम? ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया पारितंत्र क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पारितंत्र किसे कहते हैं, या पारितंत्र से क्या समझते हो आप? बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो यह एक जटिल प्रणाली है जिसका निर्माण मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? वन निभाते हैं, जंगल। क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ठीक है, जिन पर सब लोग निर्भर करें उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सब किस पर निर्भर हैं? वन पर निर्भर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। क्योंकि भारत जो है वो छोटा सा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है ना। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो परसेंटेज 100 में होता है। पूरे विश्व का 8% तो भारत में ही मिल जाता है। ठीक है, और बाकी जो 92% है वो पूरे विश्व में मिलाकर मिलता है, और अकेले भारत में उसका 8% पाया जाता है। ठीक है,
तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आप समझ सकते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक जब खतरे ने दस्तक दी। देखो, हम इंसान हैं सबसे बड़े लोभी, ठीक है। हमारे लोभ के कारण हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। हमने जंगल के जंगल नष्ट कर दिए हैं। देख रहे हो, आजकल की जो सरकार है वो भी बड़े बड़े उद्योगपति को सब दे रही हैं। अभी सुनने में आया था, झारखंड में यहाँ वहाँ पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया जा रहा है और बोलते हैं पेड़ लगाओ। भाई, तुम एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, उधर से पूरा तुम जंगल ही साफ कर दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कहाँ का मेंटेलिटी हुई? ठीक है ना। तो ये हमें क्योंकि देखो, अगर इनको हम नुकसान पहुंचाएंगे, इनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम अपना विनाश खुद कर रहे हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। हम अपनी लालच के कारण पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना, कि भाई ये हम घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लकड़ी काटेंगे, बेचेंगे, है ना। इन सब चीज़ों के चक्कर में हम इनका नुकसान करते जा रहे हैं। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना। आप देखो, पहले कितने हज़ारों बाघ हुआ करते, अब गिने चुने बाघ है। अब ये जो बाघ है ये संकट के कैटेगरी में आ गए हैं, दुर्लभ कैटेगरी में आ गए हैं। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, ये भी है। उसके बाद भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। हम अपने स्वाद के लिए जो चीज़ खतरे में, उनको भी जो चीज़ कम मात्रा में रह गए, उनको भी मार के खा जाते हैं, इतने लोभी हैं, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, हमारा जनसंख्या जैसे जैसे देखो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो चाहिए होगा ना, और सप्लाई की पूर्ति करने के लिए इंसान कहाँ जाता है? इन्हीं जंगलों में जाता है, ठीक है। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग, ये सब इनके नुकसान का कारण है, ठीक है। खनन कार्य जैसे कि सिरिस्का बाघ रिजर्व बैंक, ये सब खनन किया जा रहा है, ये भी इसके एक प्रमुख कारण है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कानून की तलवार, ये बहुत बढ़िया अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। ये क्या कहती है? ये उसका चित्र है। उद्देश्य क्या था इसका? 1972 में लागू किया गया था, जिसमें वन्य जीवों के आवास, रक्षण, अनेक प्रावधान थे, ठीक है। वन्य जीव, फॉरेस्ट, आप आजकल देखते हो फॉरेस्ट में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉरेस्ट में सिपाही होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो जंगल की रखवाली के लिए होते हैं, ठीक है। तो 1972 में लागू किया गया था इस अधिनियम को, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए, जहाँ वो लोग रहते हैं उनके रक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए थे और उनके अनेक प्रावधान रखे गए थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई थी इस अधिनियम में। उसके बाद क्या किया गया था? संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन लगाया गया था, शिकार पर रोक लगा दी गई थी। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया था, ठीक है, कि भाई इनका शिकार नहीं कर सकते, जंगली जीवों को तुम बेच नहीं सकते, इन सब पर क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था। परिणाम क्या हुआ? ठीक है, केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य पशु विहार स्थापित किए, ठीक है। लोगों को देखना होता है तो कई लोगों ने बनाया, जू बना दिए, ये बना दिया, ताकि लोग देखने के लिए वहाँ जा पाए, ताकि जंगल में जाके इनका शिकार विकार ना करें, ठीक है। उसके बाद गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों जैसे कि बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर, इनको रक्षा प्रदान करने के लिए परियोजनाएं घोषित की गई, कुछ परियोजनाएं बनाई गई इनको बचाने के लिए। भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुआ आदि की शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षा दिया गया इनको, कि भाई तुम इसका शिकार नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, ब्रिबो और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। और 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। पहले तो क्या था, सिर्फ जीव जंतु को रख रहे थे, और फिर लोगों ने पेड़ पौधे इतना काटना शुरू कर दिया, तो फिर उस 1991 में पौधों की 6 कैटेगरी को भी इसी में सूची में शामिल किया गया कि इनको भी सुरक्षा देनी है हमें।
ये भी खतरे में है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की जान बचाने की रेस्क्यू टीम। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ठीक है, ये 1973 में आया था, 1 अप्रैल 1973 में। इतिहास, 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई थी। सोचो पहले कितने बाघ थे, 55,000 बाघ थे। अब लोगों ने उनका शिकार करके 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 कितना रख दिया था, 1,827। अब के टाइम में ये और भी कम हो गए, 1,000 के आसपास आ गया या फिर उससे भी कम हो गए हैं। ठीक है, तो लक्ष्य क्या था? बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अभी तो इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। ठीक है। एक्चुअली कई बच्चे मुझसे पूछते सर आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। आपको पता होगा यूपी बॉर्डर पड़ता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बरेली के पास में यहाँ पर है, और एक सिटी है, वहाँ से हूँ मैं। ठीक है, और मैं लकी बोल सकता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी बाघ देखने को मिल जाते हैं। हमारे घर से थोड़ी दूर में ही जंगल है और वहाँ से हाईवे रोड भी जाता है, तो कई बार हमने देखा है बाघ को जाते आते आँखों से। ठीक है, पहले दिखते नहीं थे, अब दिख रहे हैं, मतलब उनकी संख्या थोड़ी बड़ी होगी, तो ये अच्छी खबर है। ठीक है, और सरकार को उनके बचाने के लिए और भी अच्छे कदम उठाने चाहिए। महत्वपूर्ण रिजर्व, देखो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कभी आप आओगे तो हमारे रामनगर में है ये। आप जब जाओगे ना हाईवे से, सड़क से, तो आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे, आंखों देखिए, आंखों के सामने होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ रहता हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अंग्रेजी में इसका नाम है, हिंदी में उतना लोग बोल नहीं पाते, अंग्रेजी में फटाफट बोल देते हैं। यहाँ देखने को मिल जाता है। कभी आप लोग मेरे घर पे आओगे ना तो घुमाने ले जाऊंगा ज़रूर आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है वनों के प्रकार और वितरण टॉपिक। भारत में जो अधिकतर वन है ना, वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में आते हैं, या फिर वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जितने भी वन हैं वो सारे सरकार के अंतर्गत आते हैं, या तो डायरेक्ट सरकार लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, या फिर उसके भी कुछ नियम जैसे वन्य जीवन, ठीक है, वन्य विभाग हो गया, या कोई अन्य विभाग के अंतर्गत आता है, यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ही रहते हैं सारे के सारे वन। ठीक है, और इनको कुछ कैटेगरी नाम दिया गया है। जैसे पहला आता है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, कि वो रिजर्व रखे गए हैं, आधे से ज़्यादा। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात करें तो इन्हें सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, जो हमारे वन्य हो गए और वन्य के अंदर रहने वाले जो प्राणी हो गए, उनको संरक्षित कैटेगरी में रखा गया है, वो बहुत अत्यधिक मूल्यवान है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 75% आरक्षित वन है। जितना भी वन है ना, उसका 75% को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। ठीक है, रक्षित वन, अगला आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? ये होता है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक है, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा पूरा रक्षित रखा गया, प्रोटेक्टेड रखा गया, एकदम सुरक्षित रखा गया है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इनको नष्ट होने से बचाने के लिए, नष्ट कौन करते हैं, हम ही करते हैं, तो इनसे बचाने के लिए एकदम इनको प्रोटेक्टेड रखा गया है। ठीक है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात होता है। इन राज्यों में जितने भी वन है उनमें से बड़ा हिस्सा सब इसी कैटेगरी में आता है, रक्षित वन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है अविकृत वन। अविकृत वन क्या होता है? ठीक है, अविकृत वन क्या होता है? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि में जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अविकृत वन कहे जाते हैं।
जो लोगों के पास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। लोगों के पास है ये सारे वन, यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग इनकी देखरेख करते हैं। अगला टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण, कि भाई कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं। पहला आता है पारंपरिक तरीके। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। देखो, वनों की सुरक्षा अभी से नहीं चल रही आ रही। प्रकृति जब हम बहुत 100, 150, 200, 300 साल पहले की बात करें तो हम पूजा करते हैं वन की, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या हर एक चीज़ की पूजा होती है। आपने देखा अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीक़ों से हर एक चीज़ की पूजा की जाती है, ठीक है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। ठीक, ये देखिए, अभी एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, कांतारा मूवी देखी है आपने? उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। और भी कई तरीके से होते हैं, कई अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाजों से प्रकृति की पूजा की जाती है, ठीक है ना। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, ये वनों के वे भाग हैं जिन्हें जनजाति विश्वासों के आधार पर, लोगों की आस्था के आधार पर मूल एवं कौमारी रूप में बचा कर रखा गया है। इन वनों के भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, ना कि किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे रखे गए हैं उनकी आस्था के अनुरूप कि उनको सुरक्षित रखना है, और वो उनकी रक्षा वहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं, बाकी बाहरी लोगों को वहाँ वो लोग घुसने नहीं देते हैं। झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं जिन्हें उपासक भक्तों में गिनते हैं, ठीक है ना। उपासक मतलब जो पूजा करते हैं। अगला आता है सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी में भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे होते हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो सरकार के साथ मिलकर वहाँ के चीज़ को बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व। सरिस्का बाघ रिजर्व क्या है? राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। खनन कार्य जो भी वहाँ पे हो रहा है ना, उसको बंद करवाने के लिए वहाँ पे लोग उससे लड़ रहे हैं। अगला आता है भैरवदेव ढाकव सेंचुरी। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव ढाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाते हैं, ठीक है। 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को सुरक्षित कर लिया है और वहाँ की देखभाल करते हैं और किसी बाहरी लोगों से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट आता है सामुदायिक भागीदारी। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में एक बहुत फेमस आंदोलन है चिपको आंदोलन। ये पोशाक से आपको पता लग रहा होगा। चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, हिमालय में नहीं, उत्तराखंड में, ठीक है, कई क्षेत्र में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा और इसने स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया। देखो, ये चिपको आंदोलन क्या था? जो पहाड़ के लोग रहते हैं वो बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन शैली रहता है, बहुत कठिनाइयों से रहता है। आपको दिखने में पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते होंगे, अगर रहने के लिए दिया जाएगा ना आपको वहाँ पर, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ की जीवन शैली कितनी कठिन होती है। ये जो प्यारी हमारी माताएं बहनें हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ते हैं, वहाँ से चारा बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इनका जो अधिकतर जीवन है वो इन्हीं वनों पर निर्भर रहता है। तो वनों को हम अपनी माँ की तरह समझते हैं, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करती है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, अपने लोभ के लिए बड़े बड़े पेड़ को काट रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माता बहनों ने क्या किया कि वो पेड़ से जाके लोगों चिपक गए, क्योंकि मोटे मोटे पेड़ थे, चिपक गए कि भाई तुम्हें काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, और सारे लोग ऐसे चिपक गए बड़े बड़े पेड़ों के साथ। और ये तगड़ा आंदोलन इतना था कि उनको सरकार को झुकना पड़ा और फिर ये काटे नहीं गए। तब से ये चिपको आंदोलन फेमस है।
ठीक है। अगला आता है बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। देखो एक क्या चला था, एक आंदोलन चला था कुछ 90 के दशक में कि भैया हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी तो उत्पादन हमें ज़्यादा चाहिए था, तो उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी गई। उर्वरक का प्रयोग किया हमने, तो उर्वरक का प्रयोग से क्या फसल तो बहुत अच्छी हो गई, कुछ साल तक हमें देखने को मिला। अब भी हम रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों के प्रयोग के आदी हो गए हैं, ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो भी हम डाल देते हैं पहले से ही। ऐसा होता है ना। आपने देखा होगा पहले 90 के दशक में, आज से 20-30 साल पहले लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, जो गंभीर बीमारियां वो नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही हैं। और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट आप देखते हो ऑर्गेनिक, उसका दाम बढ़ा के बेचा जाता है, जो कि केमिकल से बना है उसका दाम कम है। क्यों? क्योंकि लोगों का झुकाव फिर से ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो सब हमारे खाने में जाता है, वो खाना हम में जाता है और हम में जाके बीमारी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक भागीदारी। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM कहते हैं शॉर्ट में इसको। ये क्या होता है? यह कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है कि जहाँ के लोग हैं, जहाँ के आसपास जो वन है, वहाँ के लोग उस वन को, उस क्षेत्र को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये होता है संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कहाँ से? उड़ीसा राज्य से। इस गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन्य विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप में काम करते हैं। इसके बदले समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादनों के हकदार होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। अगला आता है सतत विकास, भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वो है जिसमें सबका साथ सबका विकास है ना। मतलब कोई चीज़ को बिना हानि पहुंचाए जब हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो वो होगा सतत विकास। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। देखो, जो वन क्षेत्र हैं, और क्योंकि वन क्षेत्र के जो अगर नुकसान पहुंचाने वाले लोग होंगे तो वहाँ के आसपास के लोग ही होंगे। 10-20 किलोमीटर दूर से कोई आएगा नहीं, 50-60 किलोमीटर से तो कोई आएगा नहीं। आएंगे तो आसपास के लोग ही आएंगे। तो आसपास के लोगों को ही ले लो और उनको समझाओ, उनको एक जिम्मेदारी दे दो, तो वो जिम्मेदारी की तरह वो काम करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। ये एक टेक्निक है, ठीक है ना। वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो। हितैषी मतलब पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, ठीक है, ऐसा कार्य हो, और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को समझा दिया। ये बहुत ही आसान चैप्टर था। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं हमारे नोट्स आपको मिल जाए सामाजिक विज्ञान के, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जय हिंद।